ऑन करो। अब बोर्ड तो चेक करने पर आ रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब वॉइस आ रही है क्या सभी के पास? एक बार कंफर्म करो, वॉइस आ रही है क्या अब? ठीक है, हाँ तो देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। देखो यहाँ पे दे रखा है देयर आर 30 हेड्स एंड 100 लेग्स, तो ये तो पता है चाहे क्रोज होगा या काउज होगी, उसका जो हेड है वो तो कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं अपन टोटल नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है ना, कितने होंगे, 30 होंगे। ये तो बात पक्की है कि जो टोटल नंबर होंगे किसके, क्रोज और काउस के, वो कितने होंगे, 30 होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो अब हमें ये नहीं पता कि 30 में से क्रोज तो कितने हैं और क्रोज तो कितने और काउस कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सिंपलेस्ट वे लेके चलते हैं। सिंपलेस्ट वे का मतलब ये है कि 15 तो अपन क्या मान लेते हैं, क्रोज मान लेते हैं, और 15 क्या मान लेते हैं, काउस। वैसे आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सिंपलेस्ट वे कैलकुलेशन करने के लिए क्या है कि मिड पॉइंट वाला लेंगे। अगर जैसे हमें 40 देता है यहाँ पे कि 40 क्या है, 40 हेड्स हैं, तो हम क्या लेके चलते, 20 क्रोज एंड 20 काउज। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो हम क्या लेके चलेंगे, 15 क्रोज एंड 15 काउज। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट टोटल नंबर ऑफ क्रोज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ तक 15 ही अपने पास क्रोज है और 15 ही क्या है, अपने पास काउज है, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ कि यहाँ से अगर मैं देखूँ लेग्स के लिए, अगर मेरे पास 15 क्या है, क्रोज है, तो बताओ क्रोज की टोटल लेग्स कितनी हो जाएगी। एक क्रो के लिए लेग कितनी है, 2, तो 15 क्रोज के लिए लेग्स कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ काउस कितनी है, 15 है। एक काउस की अगर लेग देखेंगे तो कितनी आएगी, 4 आएगी। 15 के लिए देखेंगे तो कितनी आएगी, 60, तो 60 प्लस 30 कितनी आ रही है अपने पास, 90 आ रही है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या दे रखा है हमें, 100 लेग दे रखा है। ठीक है ना, इसका मतलब जो अपन ने 15-15 वाला लिया था वो तो सही नहीं है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं एक क्रो को हटा के, यहाँ से एक क्रो को हटाता हूँ और एक क्या बढ़ा देता हूँ, काऊ बढ़ा देता हूँ, तो बताओ अपने पास कितनी लेग बढ़ जाएंगी। एक क्रो को हटाया तो 2 लेग कम हो गई, लेकिन एक काऊ को बढ़ा दिया तो कितनी लेग हो गई, 4। यानी बेनिफिट कितने का हो गया, 2 लेग का बेनिफिट हो गया ना। 2 यहाँ से कम हो गई, 4 वहाँ से बढ़ गई, तो कितनी लेग बढ़ जाएगी अपने पास, टोटल 2। इसी तरह से फिर एक और क्रो को मैं कम करता हूँ और एक और काऊ को क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, फिर से 2 का बेनिफिट हो जाएगा। इसी तरह से कितनी का क्रोस को मैं कम करता हूँ, 5 को, और इसी तरह से काउस को कितना बढ़ा देता हूँ, 5। तो बताओ अपने पास टोटल लेग्स कितनी हो जाएगी, फिर 100 हो जाएगी ना फिर टोटल लेग्स। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्रोज, ये तो कितने हो जाएंगे, 10, और टोटल नंबर ऑफ काउस ये कितनी हो जाएंगे बताओ, या ऐसे लिख लो इसको, 15 - 5 करके लिख लो। और यहाँ क्या करेंगे, 15 + 5, टोटल कितने हो जाएंगे, 20। तो क्रोस 10 हो गए अपने पास और काउस कितनी हो गई अपने पास, 20। ठीक है, एक क्रो के लिए लेग कितनी है, 2, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा। इसी तरह से, सॉरी क्या किया, हाँ ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ काउस कितनी है, 20, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। ठीक है, तो अपन से क्या पूछा है बताओ यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ देम आर क्रोज, तो क्रोज का नंबर कितना है अपने पास, 10, और टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं, 30, तो रेशो कितना हो जाएगा, 10/30 हो जाएगा। अगर अपन से काउस का पूछता तो क्या करना होता अपन को, 20/30 करते। ठीक है ना, अगर काउस का पूछता तो क्या करते, 20/30, यानी 2/3 आंसर होता फिर। ठीक है, आ गया समझ में ये वाला। तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे क्या आप लोग, बताओ, लिख लोगे ना। तो एक बार इसको लिखो, फिर नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं एक बार।
तो नीचे लिख लेना सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 10/30। हो गया। नेक्स्ट देखें आप, ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच लिखो। Elimination by selected statements। Elimination by selected statements। एलिमिनेशन बाय सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, ऑप्शंस से, ऑप्शंस को क्या है एलिमिनेट करना है, और किसके थ्रू करना है एलिमिनेट, सेलेक्टेड स्टेट, मतलब आपको क्वेश्चंस में कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट, ठीक है। उनमें से कोई भी 1 या 2 स्टेटमेंट आप लोग चेक करोगे, ठीक है, एक एक ऑप्शन लेके, तो वहाँ से धीरे धीरे ऑप्शंस क्या होने लगेंगे, एलिमिनेट होने लगेंगे। ऑप्शन ए चेक करोगे, ऑप्शन बी चेक करोगे, ऑप्शन सी चेक करोगे, ठीक है, और उन स्टेटमेंट से देखेंगे तो अपने पास जो ऑप्शन है वो क्या होने लग जाएंगे, एलिमिनेट होने लगेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस देखते हैं, उससे समझ में आएगा आपको। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 3 फ्रेंड्स R, S and T। 3 friends R, S and T shared toffee from a bowl। R took 1/3 of the toffee। R took 1/3 of the toffee but returned 4 to the ball। but returned 4 to the ball। S took 1/4 of what? S took 1/4 of what was left? What was left? And returned 3 toffees to the ball। Toffees to the ball। T took half of the remainder but returned 2 back। but returned 2 back into the ball। If the ball had 17 toffees, if the ball had 17 toffees,
left. How many toffees were? How many toffees were originally there in the ball? There in the ball. ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 41। अब कुछ स्टूडेंट तो क्या करेंगे, एक बार तो ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो देखते ही स्किप कर देंगे इसको कि कौन तो पढ़ेगा, पढ़ने में चाहिए 5 मिनट तो वो सोचेंगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टाइम कितना देना है हमें? 2 मिनट देना है ना, कल बताया था मैंने मैक्सिमम टाइम कितना देना है? 2 मिनट। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसमें कितना टाइम लग जाएगा? 5 मिनट्स लग जाएगा। लेकिन जो पेपर सेट करने वाला है वो भी कुछ सोच समझ के देता है, उसको भी पता है कि विद इन कितने मिनट में होना चाहिए क्वेश्चन, 2 मिनट में होना ही चाहिए। हम्म 40 ठीक है। विद इन 5 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, विद इन 5 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 5 सेकेंड, 2 मिनट भी नहीं लगेगी। आया और किसी के ऑप्शन सी 48, हाँ भाई 48 ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 फ्रेंड्स आर एस एंड टी शेयर टॉफ़ी फ्रॉम ए बॉल, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आर टुक 1/3 ऑफ द टॉफ़ी बट रिटर्न 4 टू द बॉल, ठीक है। यहीं तक पढ़ो, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें क्वेश्चन को। वो बोल रहा है कि आर टुक 1/3 ऑफ द टॉफ़ी, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ अपन को ऑप्शंस में दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले 38 लेके चलते हैं। 38 का 1/3 करो, 38 का 1/3 कंप्लीटली नहीं आएगा ना, फ्रैक्शन आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बताओ फ्रैक्शन में हो सकती है क्या टॉफ़ीज़? नहीं हो सकती ना, तो 38 ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 31 का फिर 1/3 करोगे तो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 30 होता तो हो सकता था। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे अपन जाएंगे, वो ऑप्शन क्या है? 48 है। 48 का क्या करोगे तुम? 1/3 करोगे तो 1/3 हो जाएगा 48 का, ठीक है ना। लेकिन 41 का करके देखोगे तो 1/3 होगा क्या? नहीं होगा ना 1/3। तो देखो 3 ऑप्शंस तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास 48, तो आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई, वहाँ पे सेटिस्फाई हो गया ना, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। आर टुक 1/3 ऑफ द टॉफ़ी, तो 1/3 टॉफ़ी लेगा आर। कब ले सकता है? जब फ्रैक्शन ना मिले, कंप्लीटली मिले उसे। तो 3 ऑप्शंस में तो फ्रैक्शन आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी जो है उसमें 3 का क्या है? पूरा पूरा भाग जा रहा है 48 में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी लैंग्वेज, हो सकता है इससे भी बड़ी लैंग्वेज दे दे तुम्हें, ठीक है ना। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है तो स्किप करेंगे उसको। लेकिन देखो तुम्हारे सामने एक पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है ना। विद इन 5 to 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट अप्रोच और लेते हैं अपन, लास्ट अप्रोच, अप्रोच 8 लिखो, एलिमिनेशन विद
एलिमिनेशन विद रिलेटेड ऑप्शंस, एलिमिनेशन विद कौन सा है, 7 है 8 है? एलिमिनेशन विथ रिलेटेड ऑप्शंस। क्वेश्चन लिखते हैं एक, CSIR नेट दिसंबर 2013, CSIR नेट दिसंबर 2013, वन ऑफ द फोर A, B, C and D, A, B, C and D committed a crime, committed a crime. A said I did it. A said I did it. B said I didn't. C said B did it. D said A did it. Who is lying? Who is lying? Options A, B, C, D. क्या होगा बताओ? सी। कैसे किया अप्रोच? क्या ए? हाँ ए और बी सेम ही बात बोल रहे हैं और बी और सी डिफरेंट बात बोल रहे हैं, ठीक है। कंट्रोवर्शियल तो उनमें से, और जो बी है वो भी ए की ही बात सेम बोल रहा है कि उसने मतलब नहीं किया तो किसी और ने किया। ठीक है, और किसी का आ रहा है ऑप्शन सी? ऑप्शन सी, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि वन ऑफ द फोर ए बी सी एंड डी कमिटेड ए क्राइम, मतलब ए बी सी और डी में किसी में, इन चारों में से किसी ने क्या किया है, क्राइम किया है। ठीक है, अब अलग अलग जो है अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। ए बोल रहा है कि आई डिड इट, यानी मैंने किया है। बी बोल रहा है आई डिडंट, मैंने नहीं किया। सी क्या बोल रहा है कि बी डिड इट, मतलब बी ने किया है। और डी क्या बोल रहा है, ए डिड इट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये बताओ कि लाइंग झूठ कौन बोल रहा है, ए बी सी डी में से क्राइम तो किसी एक नहीं किया है। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि झूठ इनमें से कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, सी या डी बोल रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि क्राइम तो किसी एक ने किया है, या तो ए ने किया है, या बी ने किया है, या सी ने या डी ने किया है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या क्या है देखो चारों के। ए बोल रहा है ए सेड आई डिड इट, कहने का मतलब ए क्या बोल रहा है, ए डिड इट। ठीक है, और बी क्या बोल रहा है, बी सेड आई डिडंट, यानी मैंने नहीं किया, यानी बी डिडंट। उसके बाद सी क्या बोल रहा है, देखो
सी सेड बी डिड इट, बी डिड इट, ठीक है। और डी क्या बोलता है, डी सेड ए डिड इट, ए डिड इट। ये 4 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब एक बार देखो कि जो ए का स्टेटमेंट है और जो डी का स्टेटमेंट है वो देखो सेम है। ए भी बोल रहा है ए ने किया है और डी भी क्या बोल रहा है, ए ने किया है, ठीक है। तो मैं अगर ये मान लूँ कि ए जो है वो झूठ बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है, झूठ, यानी कि ए डिड इट, तो फिर ऑटोमेटिकली डी भी क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, क्योंकि दोनों के स्टेटमेंट क्या है, सेम है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हु इज़ लाइंग, तो झूठ तो कोई एक ही बोल रहा है ना। अगर ए झूठ बोल रहा होता तो फिर ऑटोमेटिकली डी को भी झूठा होना पड़ेगा, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है एक साथ, ठीक है। इसका मतलब ए और डी तो ऑप्शन में नहीं हो सकते, क्योंकि ए को ले लोगे तो फिर साथ में डी भी आ जाएगा, और डी को ले लोगे तो साथ में क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। यानी दोनों क्या नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मतलब दोनों क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और दोनों का सच क्या है कि ए ने ये क्राइम किया है, ए ने ये क्राइम किया है, लेकिन बी क्या बोल रहा है, बी डिडंट। तो ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं कि ए ने किया है तो बी कैसे कर सकता है फिर, तो सही बात बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, बी बताओ। बी बोल रहा है कि मैंने नहीं किया, तो हम भी तो ये बोल रहे हैं बी ने नहीं किया, बल्कि किया किसने है, ए ने किया है। तो ना तो ए ने किया है, ना किसने किया है, डी ने, ना किसने किया है। लेकिन सी का स्टेटमेंट क्या है, बी डिड इट। सी का स्टेटमेंट क्या है, बताओ, ये सही बोल रहा है क्या, सी, सी सही नहीं बोल रहा। क्यों, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि ए और डी क्या बोल रहे हैं कि ए ने किया है क्राइम, ए और डी क्या बोल रहे हैं, क्राइम किसने किया है, ए ने, लेकिन स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा है, क्राइम किसने किया है। तो बताओ सी क्या है, झूठा है, सी तो क्या है, झूठा। आया कि नहीं बताओ समझ में, फिर से देख लें एक बार। देखो देखो फिर से देख लेते हैं एक बार। ए बोल रहा है कि ए ने किया है और डी भी क्या बोल रहा है, ए ने किया है। अगर ए झूठ बोल रहा है तो फिर झूठा किसको भी होना पड़ेगा, डी को भी होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के स्टेटमेंट कैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ कि ए झूठा है तो फिर डी को भी झूठा होना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सेलेक्ट करना है ना हमें, या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इसका मतलब ए और डी तो क्या नहीं हो सकते, झूठे नहीं हो सकते। तो झूठा किसको होना पड़ेगा, तो बी को या सी को, ठीक है। अब ए और डी झूठे नहीं है, तो झूठे नहीं है तो फिर सच्चे होंगे, सच्चे होंगे। इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं दोनों कि ए ने क्राइम किया है, ए ने क्राइम किया है, ये सच बात है कि क्राइम किसने किया है, ए ने किया है। बी क्या बोल रहा है कि बी ने नहीं किया, यानी खुद ने नहीं किया, तो सच बात है ये भी, क्राइम ए ने किया है, बी ने नहीं किया। इसका मतलब ये भी क्या बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। ए भी क्या बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। और डी भी क्या बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। यानी क्राइम तो एक्चुअली किया किसने है, ए ने किया है, लेकिन झूठ कौन बोल रहा है, सी। अगर हमसे पूछता ना क्राइम किसने किया है, तो फिर ऑप्शन क्या सेलेक्ट करते हैं हम, ए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अगर क्राइम किसने किया है। अभी हमसे पूछ रहा है कि झूठ किसने बोला है, तो झूठ किसने बोला है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए तो ये कुछ जनरल अप्रोच थी जो क्वेश्चंस में हम काम में ले सकते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, तो डिफरेंट टाइप की अप्रोच हमने देखी थी, ठीक है। अब चैप्टर वाइज देखेंगे अपन, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है अपना पार्ट ए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन जो देखेंगे वो चैप्टर फर्स्ट डाल लेंगे अपन, नंबर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने एक जनरल वे बताया कि किस किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए सारे नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नंबर्स वैसे तो आप सब लोग जानते हो, जनरल जो भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। तो नंबर्स के बारे में सब लोग जानते हो, फिर भी एक बार हल्का सा देख लेते हैं अपन, जिससे रिवाइज हो जाएगा आपको। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, counting numbers are called natural numbers. The counting numbers are called natural numbers.
ठीक है, एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सेकेंड, इंटीजर्स. all counting numbers, all counting numbers including zero and the negative of the counting negative of the counting form the set of integer, form the set of integers. ठीक है, तो ये हमें पता है नेगेटिव नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, नेक्स्ट. इवन नंबर आप जानते हो, ऑड नंबर जानते हो. ठीक है, प्राइम नंबर्स. A counting number is called a counting number is called a prime number. A prime number if it has exactly two positive factors, namely itself and 1. ठीक है, कहने का मतलब वो नंबर जिसमें एक तो उस नंबर का ही भाग जाता है और किसका भाग जाता है, एक का, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स. एग्जाम्पल लिख सकते हो 2 3 5 7 11. ठीक है, लिखा है यहाँ तक. अब देखो, कोई भी नंबर दे दे और तुमसे पूछे कि प्राइम नंबर है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे. कोई बड़ा डिजिट दे दिया 5 to 6 या फिर 3 का या 2 डिजिट्स का कोई भी. लिखो टेस्ट फॉर फाइंडिंग प्राइम नंबर. टेस्ट फॉर फाइंडिंग प्राइम नंबर. एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक. चेक whether 67 is a prime number. Check whether 67 is a prime number. ठीक है, देखो क्या करना है. 67 से जस्ट बड़ी ऐसी नंबर लेनी है जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो. 67 से जस्ट ज़्यादा ऐसा नंबर जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर. बताओ क्या हो सकता है, 81 हो सकता है.
ठीक है ना, यानी कि किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम 9 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 61 से। ओके ठीक है। अब 9 से छोटे प्राइम नंबर तुम्हें ढूंढने हैं, ऐसे प्राइम नंबर जो किससे छोटे हो, 9 से। बताओ क्या क्या 9 से छोटे प्राइम नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, 9 नहीं हो सकता, 9 नहीं है प्राइम नंबर। ठीक है, तो कौन कौन से प्राइम नंबर आ सकते हैं, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, अब इन जितने भी प्राइम नंबर अपन ने निकाले 2, 3, 5, 7, ठीक है, उन सभी प्राइम नंबर्स का इसमें डिवाइड करेंगे 67 में। 2 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे और 7। अगर किसी का भी डिवाइड पूरा जाता है 67 में, तब तो 67 क्या नहीं होगी, एक प्राइम नंबर नहीं होगी अगर डिवाइड जाता है तो। और अगर चारों के चारों जो अपन ने नंबर निकाले हैं 2, 3, 5, 7, उनका कम्प्लीटली किस में भाग नहीं जाता है, 67 में। इसका मतलब 67 क्या एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो नीचे लिख लो प्राइम नंबर लेस देन 9 आर, प्राइम नंबर लेस देन 9 आर 2, 3, 5 and 7, 2, 3, 5 and 7. None of them divides 67. None of them divides 67. So 67 is a prime number. 67 is a prime number. is a prime number. एक इसी में लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन the prime factors of a positive integer are the prime numbers, are the prime numbers that divide that integer exactly, एग्जाम्पल देखो, जैसे पूछता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो किसका, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240। तो सिंपल अपनी लैंग्वेज में जो अपन बोलते हैं, जैसे गुणनखंड करते हैं ना 240 के, पहले 2 का भाग देंगे, फिर जो भी नंबर आएगा फिर 2 का देंगे, फिर जो भी नंबर आएगा फिर 2 का या 3 का जो भी लगेगा। ठीक है, तो क्या होंगे देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या क्या मिलेगा 240 का, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी 2 to the power 4, 3 to the power 1, 5 to the power 1। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका, 240 का, 2 to the power 4, 3 to the power 1 एंड 5 to the power 1। ठीक है, और ये जो पावर आ रही है अपने पास, 2 के ऊपर पावर जो है, 3 के ऊपर जो पावर है, 5 के ऊपर जो पावर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटीज़। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे द फैक्टर्स
the factors 2, 3, 5 have multiplicities 4, 1, 1 respectively. दो, 3 और 5 की जो मल्टीप्लिसिटीज़ हैं वो क्या क्या है? 4, 1 और 1। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर क्या होती है? कंपोजिट नंबर बताओ। कंपोजिट नंबर the natural numbers which are not prime are called composite number, are called composite number। मतलब जो भी नंबर क्या नहीं है? प्राइम नहीं है, उन सभी नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह से 4, 6, 10, 9, ठीक है ना। नीचे नोट लगा के लिख लो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो 1 नंबर है ना, नंबर 1 नॉट कंपोजिट एंड प्राइम, मतलब प्राइम नंबर भी नहीं है एक और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर सभी को पता है, लेकिन नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। Important properties of perfect square. First, no perfect square ends with no perfect square ends with 2, 3, 7, 8. 2, 3, 7, 8. Second, no perfect square ends with an odd number of zeros. An odd number of zeros. Next, upon prime factorization, all their prime factors
have even multiplicities, even multiplicities upon prime factorization all their prime factors have even multiplicities। ठीक है, एक तो ये बोल रहा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना, उसके एंड में क्या क्या नहीं आ सकता, 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कोई भी कि विच ऑफ द अमोंग इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और 4 ऑप्शन देगा, बड़े बड़े डिजिट दे देगा, 10 डिजिट के, है ना। लेकिन तुम्हें चेक क्या करना है, सिंपली लास्ट में कोई ना कोई क्ल्यू देगा कि जो 3 नंबर से उनके एंड में तो क्या देगा, 2, 3, 7 या 8 में से कुछ ना कुछ देगा। ठीक है, और चौथा नंबर जो देगा उसमें उसके एंड में कोई इनके अलावा कोई भी नंबर दे देगा और तुमसे पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो सिंपली क्या देखना है कि अगर एंड में क्या आ रहा है, 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा वो। दूसरा पॉइंट क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट में कितने जीरोज़ मिलेंगी तुम्हें, इवन नंबर में मिलेंगी, मतलब ऑड नंबर में नहीं मिलेंगी। ठीक है, नो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज़। ठीक है, यानी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल दियर प्राइम फैक्टर्स हैव इवन मल्टीप्लिसिटीज़। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था 240, ठीक है, उसके जो प्राइम फैक्टर्स थे वो क्या क्या आए थे, 2 आया था, 3 आया था, 5 आया था, और उसकी मल्टीप्लिसिटीज़ क्या आई थी, 4, 1, 1 आई थी। इवन भी आ रही है और ऑड भी आ रही है, इसका मतलब 240 का क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर 240 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 900, ठीक है, एग्जांपल 900, इसका जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 to the power 2, 3 to the power 2 और 5 to the power 2, यही आएगा। ठीक है ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 900 का। तो इसके ऊपर देखो जो पावर है 2 की, 3 की और 5 की पावर, तीनों की तीनों क्या आ रही है, इवन नंबर आ रही है। ठीक है ना, तो अगर मल्टीप्लिसिटीज़ तुम्हें क्या मिलती है, इवन नंबर मिलती है, इसका मतलब जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर तुम्हें दे रखा है वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ये करवाना है क्या, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कौन सी नंबर है उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा या 3 का जाएगा या 5 का जाएगा, जो भाजकता का नियम पढ़ा होगा ना तुमने, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, बताओ करवाना है क्या। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ कि कैसे चेक कर सकते हो कि 2 से, 3 से या 5 से, 7 से जो भी डिवाइड होगा। ठीक है, लिखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। First, a number is divisible by 2. A number is divisible by 2 if the last number या last digit is even. Second, a number is divisible by 3 if the sum of its digits divisible by 3.
a number is divisible by 4 if the last two digits of number is divisible by 4. A number is divisible by 5 if its last digit is 0 or 5. A number is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3. For divisibility of 7, subtract twice the unit, digit from the number represented by the remaining digit of the number to obtain an integer. एक बार लिखो, मैं बताता हूँ. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. 2 का मतलब तो ये कि जो इवन नंबर से वो लास्ट जो डिजिट है वो कैसी होनी चाहिए, इवन. ठीक है. 3 में सबको पता है सम जो होता है उसमें 3 का पूरा भाग चले जाएगा तो 3 से डिवाइडेड हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद में 4 के लिए क्या है कि जो भी नंबर दे रखा है उसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से. तो पूरा नंबर किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा. 5 के लिए क्या है कि जो भी नंबर दे रखा है उसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो पूरा नंबर किससे हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा. 6 के लिए क्या है कि जो भी नंबर दे रखा है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए पूरा, और किससे होना चाहिए, 3 से भी. दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी. ठीक है. नेक्स्ट 7 के लिए क्या बोल रहा है, देखो, सब्सट्रैक्ट ट्वाइस द यूनिट डिजिट फ्रॉम द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर टू ऑब्टेन एन इंटीजर. कहने का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 343.
तो ये चेक करना है कि जो 343 है उसमें 7 का पूरा भाग निकल जाता है या नहीं जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, इसकी जो लास्ट वाली डिजिट है ना 3, इसका क्या कर देना है तुम्हें ट्वाइस, कितना आएगा 6 आएगा। इस 6 को क्या करना है तुम्हें सब्सट्रैक्ट करना है, किस में से सब्सट्रैक्ट करना है, जो रिमेनिंग डिजिट बची है। रिमेनिंग डिजिट कौन सी बची है बताओ, 3 और 4 यानी 34 बची है। तो 34 में से क्या घटाओगे तुम 6, कितना आएगा बताओ 28 आएगा। ठीक है, अगर इस 28 में 7 का मैं भाग लगाऊं और कंप्लीटली भाग जा रहा है कितने बार 4 टाइम्स जा रहा है, इसका मतलब जो 343 है वो किससे डिवाइड होगा 7 से होगा। ठीक है, कोई भी नंबर देता है उसका लास्ट डिजिट तुम देखोगे, लास्ट डिजिट का क्या करोगे ट्वाइस करोगे, और ट्वाइस करने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट बच रहा है उसमें से उसको क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। उसके बाद में जो डिजिट मिलेगा उसको 7 से डिवाइड करके देखोगे, अगर वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इसका मतलब जो भी नंबर तुम्हें दे रखा है वो भी क्या होगा 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब 8 के लिए। इसमें एक लाइन और लिख लेना, पूरा नहीं लिखा हमने। द नंबर टू ऑब्टेन एन इंटीजर इफ इंटीजर इज डिविजिबल बाय 7, if integer is divisible by 7, if integer is divisible by 7 then initial number will be divisible by 7। यानी कि जो भी नंबर दे रखा है वो भी क्या हो जाएगा फिर 7 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं 8 के लिए। ए नंबर इज डिविजिबल, जो भी नंबर था देख लेना है ना। ए number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8, is divisible by 8। A number is divisible by 9, a number is divisible by 9 if the sum of digits is divisible 9 divisible by 9। मतलब 8 के लिए तो क्या है कि जो भी डिजिट दे रखा है उसके लास्ट के 3 डिजिट में अगर किसका भाग जा रहा है 8 का जा रहा है कम्प्लीटली, तो पूरी डिजिट में किसका जाएगा 8 का चला जाएगा। और 9 के लिए क्या है कि कोई भी नंबर दे रखा है उसका टोटल करोगे और टोटल करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें 9 का जा रहा है अगर, तो उस नंबर में भी किसका जाएगा फिर 9 का चला जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं अपन। ठीक है, बाकी की जो नंबर्स वाली बातें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ठीक है। फिजिक्स, हाँ, अभी जो फिजिक्स की जो क्लास होगी अभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो 10 मिनट के बाद होगी स्टार्ट। ठीक है।